हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज आप सभी मेरे साथ डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जो फाउंडेशन बैच चलाई गई है, जो सीधे सीधे टारगेटेड वीडियोस हैं आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस, साथ ही साथ आरओ के प्रीलिम्स और मेंस 2024 के लिए। इस कड़ी में हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जो वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र है वो कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है कि सारी चीज़ें कंप्लीट कराई थी। और इसी में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी कि फेरल सेल का निर्माण कैसे होता है, हेडली सेल कैसे होती है, पोलर सेल कैसे होती है, और कैसे जो है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, तापीय प्रवणता, वो कब प्रभावी होता है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, मतलब लास्ट क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्षण अर्थात प्रेसिपिटेशन। इसी कड़ी में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की भी क्लास शुरू कर दी है, जो रेगुलर 2 दिन से शाम में आ रही है, जिसमें हम लोगों ने पाषाणिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, इतिहास जानने के तरीके, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ मैं इकोनॉमिक्स की भी क्लास को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टारगेट रहेगा कि अगले 1 से 1.5 महीने में सारे सब्जेक्ट में प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट करा दूं। और इसके बाद जो मैं एक नोट्स बना रहा हूं, केवल जो मेंस के लिए काम आएंगे, डायरेक्टली मेंस में आपको उसको लिख के आ जाना है, बस आंसर राइटिंग करना है। जुलाई लास्ट तक मैं उसकी अपडेट दे दूंगा, नोट्स वगैरह तैयार होने की। और ये सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी सबसे पहले, तो उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सबसे पहले अपडेट्स मिलती रहती हैं, और चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? उसे हम कहते हैं वर्षण, अर्थात जो वर्षा होती है। आप जो देखते हैं, जैसे अभी आपका जून लास्ट का मंथ चल रहा है, मतलब 26-27 जून के आसपास का समय चल रहा है। और इस समय आप देखोगे भारत में, खासकर उत्तरी भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में भी अब वर्षा होने लगी। जबकि जून के फर्स्ट वीक में केरल और कर्नाटका के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के इन तटों पर भी वर्षा शुरू हो चुकी थी। तो ये जो वर्षा हम देखते हैं, हमें तो लगता है ये पानी की बूंदें हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आप जाओगे, हिमाचल में जाओगे, कुफरी वगैरह में, या शिमला वगैरह में, या सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ ये बर्फीली वर्षा होती है, बर्फ़ के रूप में होती है। तो मुद्दा ये आता है कि ये कैसे पता करें कि ये जो वर्षा हम नीचे आते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। तो ज़रा अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाओगे, क्योंकि मैं पहले ही कहता हूँ कि ज्योग्राफी मूल्यांकन करने वाला सब्जेक्ट नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला सब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेशन करने वाला सब्जेक्ट है। ऑब्जर्वेशन के तौर पे अगर आप देखोगे तो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोगों को अप्रैल में, मई में काफ़ी गर्मी लग रही थी, जून में काफ़ी गर्मी लग रही थी। गर्मी लगने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे फिर जब वर्षा होने लगी तो कहीं ना कहीं मौसम ठंडा होने लगा और बारिश होने लगी। इसका मतलब है कि बारिश से पहले का जो तापमान था वो पीक टाइम पर था, पीक टेम्परेचर था, जिसे हम कहते हैं कि लो प्रेशर डेवलप होता है। क्योंकि जब तापमान अधिक होता है तो पृथ्वी की सराउंडिंग्स में जो वायु होती है वो क्या होती है, एयर गर्म हो जाती है। और गर्म होने की वजह से जब वो धरती से ऊपर की ओर उठती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो हमारे बॉडी को भी हीट पैदा करती है, गर्म लगती है, साथ ही साथ वो क्षोभ मंडल को भी गर्म कर देती है, और पृथ्वी के एक बड़े भाग में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। भारत में भी लो प्रेशर डेवलप हुआ, लेकिन ये जो लो प्रेशर है हमेशा हाई प्रेशर से आने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी दौरान जो है कि फिर वर्षा के लिए एक आदर्श स्थिति का निर्माण होता है, जिसके पश्चात वर्षा की प्रक्रिया हम लोग जून के आसपास देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे पर्वतों पे वर्षा होती है, कैसे स्थल खंडों पे वर्षा होती है, कैसे आपकी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों पर वर्षा होती है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो समझना है वो ये समझना है दोस्तों कि वर्षण के लिए क्या प्रक्रियाएं और क्या आवश्यक दशाएं होंगी। उसमें संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा कैसे होती है, साथ में उसके वितरण के बारे में बात करेंगे कि अक्षांशीय वितरण कैसा है, और उसका प्रादेशिक यानी देशांतरी विस्तार भी उसका कैसा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब पहली कंडीशन क्या होती है, पहली शर्त हो जाती है, पहली शर्त होती है वायु का आरोहण होना। वायु का आरोहण का मतलब क्या होता है, वायु का ऊपर जाना। लेकिन ये कब जाएगी, यानी ये मान लीजिए ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई। अर्थ से जब यहाँ पर जो सूर्य का टेम्परेचर लगातार जब बढ़ रहा होगा ना, जब सूर्य का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होगा, तो मैं देखूंगा कि टेम्परेचर जब लगातार बढ़ता जाएगा तो ऐसे
ऐसे में जो स्थल खंड पे जो वायु है जो गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद हल्की होकर ऊपर की ओर बढ़ेगी। ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब हो गया कि ये जो हवाएं हैं जब ऊपर क्षोभ मंडल में जा रही हैं, और आपको पता है कि क्षोभ मंडल में जाने पर हवाओं का क्या होता है, हवाएं या वायु का क्या होता है, तापमान गिरने लगता है। आपको पता है ना कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं कि 165 मीटर तक अगर हम जाते हैं ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगभग कम हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में आप जा रहे हो तो ऐसे में तापमान में कमी आने लगी, जिसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं एडियाबेटिक शीतलन होना। शीतलन का मतलब टेम्परेचर कम होना, तो इसे हम कहते हैं एडियाबेटिक शीतलन होना। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये चीज़ इन्वर्स रिलेशन याद रख लीजिए हमेशा, टीपी नहीं, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है किससे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो क्षोभ मंडल में तो वायु के टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो उसी समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अर्थात जो वायु है वो शुष्क होने की जगह अब ऊपर जाके ठंडी हो रही है, और उस वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वो बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते जब वो 100% पे पहुंच जाती है, 100% का मतलब हो गया जो वायु अपने साथ जल को वाष्प के रूप में ऊपर ले जा रही थी, वहां जाके वो अचानक संघनन होने लगता है, यानी कि वो जल वाष्प क्या होता है, बूंदों में बदल जाता है, जल की बूंदों में बदल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वायु का संतृप्त होना। इस घटना को क्या कहेंगे, वायु संतृप्त हो गई। संतृप्त का मतलब पूरी तरीके से वायु ठंडी हो गई है ऊपर जाके, क्योंकि नीचे गर्म थी, ऊपर जाते जाते वो ठंडी हो गई, और उसमें जितना भी जल का वाष्प था वो अब जल की बूंदों में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन हो जाना, अर्थात संघनन हो जाना। और ये जब जल की बूंदें भारी होने लगती हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर नीचे गिरने लगती हैं, और इसी को हम कहते हैं वर्षा होना। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है कि बारिश तभी होगी जब बादलों का निर्माण भी होगा, और बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक की आवश्यकता जरूर पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। मतलब आर्द्रताग्राही, जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको अवशोषित करने वाले जब न्यूक्लियस पाए जाते हैं, नाभिक पाए जाते हैं बादलों में, तभी वो वर्षा होती है। तो ये तो एक बेसिक कंडीशन हो गई कि वायु का आरोहण होने के लिए टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु का आरोहण होगा, फिर उसके बाद एडियाबेटिक शीतलन होगा। जैसे जैसे तापमान में कमी आएगी वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होगी, और जब वो 100% पहुंच जाएगी जहां पे वायु संतृप्त हो जाती है, उसके बाद संघनन की क्रिया होने के पश्चात जलवाष्प जो है कि जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा, और आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति में बादल के माध्यम से वर्षा होने लगती है। आइए इसकी पूरी जल चक्र से संबंधित जो प्रक्रिया है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से। तो हमने ये पूरी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पर मैं आपको नीचे से पढ़ाना शुरू करूँगा। जैसे यहाँ से देखिए, वायु का जब आरोहण हो रहा है, यानी कि पृथ्वी पर टेम्परेचर अधिक हो रहा है, मई जून का समय होता है, मई जून के समय में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है हमारे भारत में, और वायु का आरोहण होने के कारण वायु ऊपर जाती है तो एडियाबेटिक शीतलन होने लगता है, यानी उसके टेम्परेचर में गिरावट आती है। टेम्परेचर में गिरावट आने के साथ ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होने लगती है, जिससे वायु संतृप्त होने पर संघनन की अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कंडेंसेशन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती है। ये पहली कंडीशन हो गई। और इसके बाद जब संघनन के लिए क्या होता है कि संघनन के समय क्या होता है, जो जलवाष्प होती है वो या तो जल की बूंदों में या फिर हिम के कणों में चेंज हो जाती है। अगर ये सामान्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यानी स्थलीय और मैदानी भागों की तरफ अगर उसकी ऊपर मतलब उसके क्षोभ मंडल में, इन राज्यों के क्षोभ मंडल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जलवाष्प क्या है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यही जलवाष्प हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, नेपाल में है, तिब्बत में है, या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, तो वहाँ पर ये हिम के कणों में, यानी कि जिसको हम लोग आइस कहते हैं, बर्फ के टुकड़े कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और इस जल को अवशोषित करने के लिए एक आर्द्रताग्राही नाभिक भी होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सारी प्रक्रिया कुछ भी कर लो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी कारण वायुमंडल में नाभिक की उपस्थिति में जब आर्द्र वायु, यानी जो आर्द्र मतलब नमी युक्त वायु होती है जिसमें जलवाष्प होती है, इसके आरोहण से एडियाबेटिक शीतलन होने पर, वायु संतृप्त होने पर संघनन के कारण ही वर्षा होती है। तो संघनन तक आप जो पहुंच गए हो, तो संघनन के बाद आप देखोगे कि संघनित जो जलबूंद या हिमकण गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह की ओर आने लगती हैं, और संघनन के द्वारा फिर बादल का निर्माण वगैरह और फिर वर्षा हो जाती है। तो ये पहली कंडीशन आपको पूरा डिस्कस करना था कि क्या उसकी प्रक्रियाएं थी, क्या उसके लिए आवश्यक दशाएं थी। हालांकि दूसरी एक महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि बारिश आपकी 10 मिनट होगी या दिन रात होगी, ऐसी बारिश होगी कि बिल्कुल बस
मिट्टी हल्की सी गीली हुई और उसके बाद फिर गर्मी बढ़ गई, या ऐसी बारिश होगी जिससे पूरी बाढ़ आ जाए। ये डिपेंड करेगा आपके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे, अर्थात विशिष्ट ऊष्मा पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले 2 क्लासेस पहले जब मैं ह्यूमिडिटी का चैप्टर पढ़ा रहा था आर्द्रता में, तो मैंने 2 बातें कही थी आपसे। एक मैंने कहा था कि एक होता है दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या करता है, ये आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है। क्या करता है? आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है बारिश होने के लिए। लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे, तो ये मात्रा को निर्भर करेगा। इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, उतनी ही वर्षा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। या अगर आप जाड़े में देखोगे तो जाड़े में कोहरा अधिक से अधिक बढ़ेगा, क्योंकि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 11 बजे तक जो कोहरा बना रहता है उसके पीछे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत मैटर करती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि चूंकि मात्रा जो वर्षा की होगी वो वायु की विशिष्ट आर्द्रता, जिसको हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, इस पर निर्भर करेगी। और पर्याप्त मात्रा में अगर जलवाष्प होगी जो कि वायु के लिए आवश्यक होगी वर्षा कराने के लिए। तो कहने का मतलब हो गया कि पहली कंडीशन आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की थी, जिसने क्या किया? आवश्यक स्थिति को पैदा किया, दशा पैदा की कि अब बारिश हो सकती है। दूसरी आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, जिससे पता चलता है कि वर्षा की मात्रा कितनी होगी। आप ये देखो ना कि मई जून के बाद जब वो पहली वर्षा होती है, दूसरी वर्षा, तो सामान्यतः बहुत कम समय के लिए वर्षा हो पाती है, क्योंकि उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो चल रही थी, सापेक्षिक आर्द्रता, जिसने वर्षा के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण किया। लेकिन सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे आई कि वहाँ पे उसकी मात्रा कम थी, इसलिए वर्षा कम हुई। लेकिन जैसे जैसे आप जून के लास्ट में पहुंचते हो, जुलाई में पहुंचते हो, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वर्षा की जो मात्रा होती है वो दिन रात वर्षा होती रहती है। आप कहते हो यार वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि वो मात्रा निर्भर करती है। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे अगर हम बढ़ते हैं, एक बात मैंने आपसे बोली थी ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी चैप्टर में, वो चीज़ यहाँ पे फिर हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम अप्लाइड बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे कि किस तरीके से वर्षा का मान घटेगा या बढ़ेगा। जैसे जिस तापमान पे वायु संतृप्त होती है दोस्तों, मैंने बताया ना कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होगी, अर्थात वायु क्या हो रही है? संतृप्त हो रही है। मान के चलिए कि कोई वायु जो है कि स्थल खंड पे थी तो उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी तो उसके टेम्परेचर में गिरावट आने लगा, और हो सकता है कि 3 डिग्री सेल्सियस आते ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, यानी कि वो पूरी तरीके से जलवाष्प क्या हो गई? जल में कन्वर्ट हो गई। तो ये 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा, ये क्या कहलाएगा? ड्यू पॉइंट कहलाएगा, उषांक बिंदु कहलाएगा। अर्थात उषांक बिंदु का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर जब जलवाष्प जल की बूंदों में चेंज हो जाता है और जल वर्षा कराता है, तो इसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। या फिर 0 डिग्री से कम पर जब जलवाष्प हिम कणों में बदल जाते हैं तो उसे हम हिम वर्षा कहते हैं। किस में बदल जाते हैं? हिम कणों में, तो उसे हिम वर्षा कहते हैं। वहीं अगर आप देखोगे, जब जल बूंद या हिम कणों से जो निर्मित बादल होते हैं, जो कि टेम्परेचर अधिक से टेम्परेचर कम की ओर जाते हैं, तो मिश्रित वर्षा होने की संभावना होती है, जिसमें जल बूंद और हिमकण दोनों की मात्रा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया, टेम्परेचर अधिक से टेम्परेचर कम। इसका व्यवहारिक ज्ञान कैसे करेंगे तो देखते हैं, इसको टॉपिक में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही होगी, और इससे पहले जो भी मैंने लगभग 13 से 14 लेक्चर कराए हैं, आप उन्हें कंटिन्यू जरूर देख लेना, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी भी लगभग आपका कंप्लीट ही होने वाला है, फिर ओशिनोग्राफी भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लासेस लगातार चलेंगी। इससे पहले मैं लगभग 1 महीने घर पे था, तो वहाँ पे व्यस्तताएं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं करा पा रहा था ज़्यादा क्लास, लेकिन अब क्लासेस रेगुलर रहेगी, और एक दिन में लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट और एक डेली टारगेट। फिर साथ में टेस्ट सीरीज भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि अगर आपको ये PDF भी परचेस करनी है, तो डिस्प्ले पे जो आपके नंबर शो कर रहा है 8527594636, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये पेड PDF की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरू करें, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। अब ये जो टेम्परेचर वाली बात है ना कि टेम्परेचर अधिक से कम की ओर जाने का, जैसे मान लेते हैं कि अगर जलवाष्प जो है कि यहाँ पे बादल का निर्माण हो गया, और ये जलवाष्प जो है कि संतृप्त हो चुकी है पूरी तरीके से जल बूंदों के रूप में चेंज हो गई। अगर ये तापमान दिल्ली से हवा जो है कि जम्मू कश्मीर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में तापमान अधिक होता है, आपको पता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की ओर अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आएगी। इसका मतलब है कि तापमान अधिक से हम किधर जा रहे हैं? तापमान
कम की ओर जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे अधिक तापमान है, वैसे दिल्ली से निकलेंगे, पंजाब हरियाणा होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे, तो हो सकता है दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में जल की बूंदें होंगी, जल वर्षा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पंजाब के ऊपरी हिस्से में पहुंचेंगे, हिमाचल के ऊपरी हिस्से में पहुंचेंगे, जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे, तो वहां पे तापमान में गिरावट होने से हिमकणों के रूप में वर्षा होने लगेगी, जिसे हम कहते हैं हिमकणों में भी चेंज हो जाते हैं, तो मिश्रित वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? मिश्रित वर्षा होती है। इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स कर लें कि अगर हम जम्मू कश्मीर से दिल्ली की ओर आ रहे हैं, यानी टेम्परेचर कम से हम टेम्परेचर अधिक की ओर आ रहे हैं, तो हिमकण जो है कि फिर से परिवर्तित होंगे तो हिम वर्षा, और जैसे जैसे वो जल की बूंदों में चेंज होंगे तो जल वर्षा होगी, जिसको हम लोग मिश्रित वर्षा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से कई बार ऐसा होता है, आप दिल्ली में देखोगे कि वर्षा होने के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। ओले क्या होते हैं? कुछ और नहीं है बल्कि वो हिम के कण ही हैं जो बर्फ के रूप में होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से आने वाली जो हवाएं होती हैं, जो बारिश की मात्रा होती है, उसमें कहीं ना कहीं हिमकण भी पाए जाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है, टेम्परेचर कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की ओर। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्षण के जो 3 प्रकार हमने पढ़े थे, उसमें सबसे पहले हमें संवहनी वर्षा पढ़ना है। अच्छा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप अगर संवहन की बात करेंगे या संवहनी की बात करोगे या कन्वेक्शनल की बात करो, कन्वेंशनल की, तो इसको ऑलवेज ये मान के चलो कि टेम्परेचर से संबंधित होता है। जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर जो है कि वायु क्या होगी? गर्म होगी। वायु गर्म होने से क्या होगा? पृथ्वी से ऊपर की ओर उठ के जाएगी, वायु ऊपर के क्षोभ मंडल में उठ के जाएगी, और वहाँ पे ये वायु संतृप्त होने के बाद इसी पृथ्वी के स्थल खंड पे क्या करती है? जल के रूप में वर्षा करा देती है, जल के रूप में वर्षा करा देती है। तो मैं अगर कहूँ कि 0 डिग्री के आसपास की अगर बात करूँ, ठीक है, 0 डिग्री के आसपास की बात करूँ, 0 से 10 डिग्री की बात करूँ, जिसको हम लोग विषुवत रेखी जोन कहते हैं, तो इस जोन में जो वर्षा होगी वो कैसी वर्षा होगी? वो संवहनी वर्षा होगी, क्योंकि संवहनी वर्षा का सीधा संबंध तापमान से है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल से। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने लिखा है अधिक तापमान के कारण, यानी टेम्परेचर अधिक होने के कारण, ठीक है। यहाँ पर संवहन तरंग के रूप में वायु क्या होती है? आर्द्र वायु जो होती है वो आरोहण होने लगता है। आरोहण का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और यहाँ पे जब तापमान लगातार बढ़ रहा है, सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, लगातार मई जून जुलाई में तापमान बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो आर्द्र वायु थी वो ऊपर की ओर उड़ने लगी हवाओं में, और हवा में उड़ने के बाद टेम्परेचर में जब एडियाबेटिक शीतलन हुआ, यानी कि कमी हुई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, इसके बाद ये वर्षा करनी शुरू कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको रखनी है कि तापमान से संबंधित है। जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहीं इसकी वर्षा ज़्यादा होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं पृथ्वी पर 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाता हूँ, चाहे वो नॉर्थ या साउथ में जाऊँ, तो क्या मुझे वर्षा के मान में कमी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप कहोगे बिल्कुल सर मिलेगी, क्योंकि 0 से 10 डिग्री के बीच में सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्रुवों की ओर जा रहा हूँ, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ या साउथ की ओर, जहाँ पे तापमान लगातार कम होता जा रहा है, तो वहाँ पे संवहनीय वर्षा की मात्रा भी कम होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध तापमान से है। और ये जब प्रश्न आपसे पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा? सिंपल पूछेगा कि संवहनी तरंग के रूप में या संवहनी वर्षा की मात्रा केरल से होते हुए अगर हम जम्मू कश्मीर की ओर जा रहे हैं तो क्या इस वर्षा में कमी आएगी कि नहीं? तो हम कहेंगे बिल्कुल आएगी, क्योंकि केरल 8 डिग्री के आसपास स्टैब्लिश है, जो 0 डिग्री के जोन में आता है, विषुवत रेखी जोन में आता है। और जैसे जैसे हम जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं, हिमालयी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पे तापमान लगातार कम है, तो ऐसे क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा भी कम होगी। ये प्रश्न ऐसे पूछेगा और यही चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में पूछी जाती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और आगे। तो यहाँ पर लिख भी रहा है कि विषुवत रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपकी संवहनी वर्षा में कमी आएगी, क्योंकि टेम्परेचर में कमी आने लगती है। भाई ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर में कमी आएगी। विषुवत रेखा पर वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, जो कि विषुवों के समय अधिक मात्रा में होती है। और ये विषुव क्या होते हैं? जो 23 मार्च और 21 सितंबर, ठीक है, ये 2 ऐसे समय होते हैं जिस समय पृथ्वी पर सूर्य जो है डायरेक्टली सीधे लंबवत चमकता है और डायरेक्ट यहाँ पे जो है कि सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं। तो इसे ही कहा जाता है क्या?
विषुव कहा जाता है, ठीक है, इक्विनॉक्स कहा जाता है, और इस समय संवहनी वर्षा अधिक होती है। अगर मैं बात करूं अन्य अक्षांशीय प्रदेशों में, तो आप देखोगे ग्रीष्म ऋतु में संवहनी वर्षा अधिक होती है। और दूसरा एक पैटर्न ये भी है कि अगर आप तट से दूर जा रहे हो तो स्थलीय प्रभाव के कारण टेम्परेचर अधिक होने से भी संवहनी वर्षा अधिक होती है। और सामान्यतः दोपहर में 12 बजे के बाद विद्युत गर्जन के साथ तीव्र वर्षा होती है, कम समय के लिए और सीमित क्षेत्रों में होती है। और 0 से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ जाओगे तो औसत वार्षिक वर्षा भी कमी आएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। अब मैं सामान्य स्तर पे 3-4 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा संवहनी वर्षा के बारे में, जो प्रश्न बन सकते हैं सामान्यतः। कौन कौन से? जैसे मैंने पहले ही चीज़ कही कि ये टेम्परेचर से संबंधित है, तो टेम्परेचर से संबंधित होने का मतलब है कि अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में क्या आएगी दोस्तों? गिरावट आएगी। और टेम्परेचर में गिरावट आने के बाद इसकी क्या होगी? संवहनी वर्षा की मात्रा में क्या होगी दोस्तों? कमी आएगी। एक तो ये हो गया। और कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो कि तापमान का परिवर्तन, अगर मैं कहूँ, आप मान लेते हैं कि 40 डिग्री के आसपास नॉर्थ या साउथ की बात कर लेते हैं, तो 40 डिग्री की बात कर लो या 45 डिग्री की बात कर लो या 55 डिग्री की बात कर लो, आप देखोगे ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के आसपास हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे थोड़ा शीतलीकरण यानी ठंडी हवाओं का प्रभाव होता है। 0 डिग्री के आसपास का जोन नहीं है कि ये बहुत गर्म है, और 90 डिग्री भी नहीं है कि बिल्कुल माइनस में। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 ऋतुएं पाई जाएंगी, एक शीत ऋतु पाई जाएगी और एक ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु में संवहनी वर्षा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है। एक और तरीका मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं भारत के स्ट्रक्चर को बनाऊँ, तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है ना दोस्तों, अरब सागर का क्षेत्र हो गया या बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो गया या फिर हिंद महासागर का क्षेत्र हो गया, सिंपली बात है कि टेम्परेचर जो है कि यहाँ पे कम देखने को मिलता है जल के कारण, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। समुद्र वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर कम है, लेकिन स्थल खंड पे आप देखोगे तो यहाँ पे लो प्रेशर का विकास होता है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। क्यों कहा जाता है कि आपको जब गर्मी का सीजन हो तो सामान्यतः आप तटीय क्षेत्रों में घूमने जाएं। तटीय क्षेत्रों में घूमने जाने से क्या होता है, आपको वहाँ पे सामान्यतः मौसम जो है कि सामान्य मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं मिलेगी। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो तट से दूर अगर हम जा रहे हैं, स्थल खंड की ओर जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, तो वहाँ पे संवहनी वर्षा देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं आपसे पूछूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि केरल के तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा केरल के आंतरिक भागों में वर्षा का मान अधिक होगा, तो मैं कहूँगा कि गलत हो जाएगा उत्तर। क्यों गलत होगा? क्योंकि मैंने ये क्या कहा, फिर से समझो, केरल के तटीय भागों की अपेक्षा केरल के आंतरिक भागों में वर्षा ज़्यादा होगी। मैं कहूँगा नहीं सर, ये गलत बता रहे हो, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में तो सामान्यतः टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होगी। जबकि आप तट से दूर जाओगे, स्थल खंड की ओर जाओगे, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है, तो वहाँ पे वर्षा भी अधिक होगी, संवहनी वर्षा। तो समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे वर्षा अधिक होगी संवहनी और कहाँ कहाँ पे वर्षा कम होगी। ये टॉपिक क्लियर हुआ दोस्तों। अब चलते हम दूसरी वर्षा की बात करेंगे, जो हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं, जिसको हम लोग, उस पर्वतीय वर्षा के नाम की अगर हम बात करें तो पर्वत पे होने वाली वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। सामान्यतः आप देखोगे कि पश्चिमी घाट पे वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। हम मानते हैं ना कि जो सदाबहारी जोन है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जहाँ पे ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। आपने ये जनरली इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? सामान्यतः हम उसमें पश्चिमी घाट के क्षेत्र को कवर करते हैं, और पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र जिसमें आपके आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले क्षेत्रों को भी हम लोग कवर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्वत पे होने वाली वर्षा सर्वाधिक होती है, और उसके पीछे क्या रीज़न है ये चीज़ हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। सिंपल बात है कि अगर मैं कहूँ कि ये एक पर्वत है, जैसे ये आपको समुद्री क्षेत्र देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? समुद्री क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ये वाला समुद्री क्षेत्र है, और यहाँ से जैसे जैसे आप समुद्र के किनारे आते हो तटीय क्षेत्रों में, फिर वहाँ पे पठार वगैरह, फिर ऐसे करके पहाड़ की ओर बढ़ जाते हो। पहाड़ से नीचे उतरते हो तो यहाँ पे पीछे साइड में, जो कि स्थल खंड का हिस्सा होता है, तटीय क्षेत्र से दूर होता है, जो सामान्यतः वृष्टि छाया क्षेत्र या आंतरिक स्थल खंड भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर क्या होगा कि समुद्र के पास जो
हवाएं हैं वो धीरे धीरे समुद्र से क्या करेंगी, वाष्पीकरण करेंगी और अपने पास ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करेंगी, अर्थात जल को वाष्प के रूप में कन्वर्ट करेंगी। और जैसे जैसे ये पर्वतों के सहारे ऊपर उठती जाएंगी और पर्वतों से टकराते जाएंगी, तो पर्वतों से टकराने पर ये अपनी क्या करेंगी, नमी को छोड़ देंगी। नमी छोड़ने का मतलब हो गया कि सामान्यतः ये वायु संतृप्त करके वर्षा कराएंगी। और इसीलिए दो बातें होती हैं, पर्वताभिमुख पर्वत की ओर ढाल जो होता है, तटीय क्षेत्रों की ओर जो ढाल होता है, समुद्र की ओर जो ढाल होता है, उस पर तो वर्षा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, सबसे अधिक। लेकिन जो तट से दूर होता है, पर्वत के अपोजिट जो ढाल होता है, समुद्र के अपोजिट जो ढाल होता है, वहाँ पे सामान्यतः वृष्टि छाया क्षेत्र पाया है, क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो वायु की नमी होती है वो कम हो चुकी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट को। पवन के मार्ग में पर्वतीय अवरोध आने के कारण, यानी पर्वतों की उपस्थिति होने के कारण जो आर्द्र वायु का आरोहण होता है, आर्द्र वायु जो कि इसने समुद्र से क्या किया, नमी को ग्रहण किया, और आर्द्र वायु के आरोहण होने से पर्वतों पे टकराने की वजह से पर्वतीय वर्षा की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, पर्वतीय वर्षा होती है। आगे अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि तट के समानांतर जो पर्वत के समुद्रवर्ती जो ढाल होता है ना, जो पर्वत के किनारे वाला जो ढाल होता है, जो ये वाला क्षेत्र होता है, ये वाला, ठीक है, ये समुद्र के तरफ वाला जो ढाल होता है, ये पवन की दिशा के ढाल के लंबवत होने के कारण पर्वतीय वर्षा यहाँ पे अधिक होती है, क्योंकि सबसे पहले यही ढाल है जिसपे हवाएं टकरा रही हैं और टकराने के बाद वर्षा कर दे रही हैं। पर्वतीय ढाल की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो पहले तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, फिर वायु शुष्क होती है जिससे वर्षा की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब हो गया, सामान्यतः नियम क्या है, पर्वत में जितनी हवाएं ऊपर जाएंगी उतनी ही हवा ऊंची होने के साथ साथ वर्षा अधिक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तापीय विलोमता देखने को मिलती है, जिसे हम वर्षा विलोमता भी कहते हैं, कि ऊपर जाने पे हवाएं ऊपर जितनी जाएंगी पर्वत के ढाल पर, उतनी वर्षा अधिक होने की अपेक्षा कम होने लगती है। इसीलिए जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाए तो यहाँ पे तो वर्षा अधिक करा रही, लेकिन और ऊपर जाने पे ये वायु शुष्क होने लगती है और फिर पर्वत के अपोजिट नीचे उतरने लगती है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं वायु का क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है, आरोहण नहीं अवरोहण हो रहा है। और जिससे नीचे बने हुए लो प्रेशर के पास बहुत ही कम नमी वाली वायु रह जाती है, जिससे वृष्टि छाया क्षेत्र तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। तो इस तरीके से वृष्टि छाया क्षेत्र तैयार होता है। तो यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, यहाँ पर भी तो यही कह रहा है मेरे दोस्त कि पर्वतीय ढाल की ऊंचाई बढ़ने पर पहले तो होती है वर्षा की मात्रा में वृद्धि, फिर धीरे धीरे वायु शुष्क होती है, जिससे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा बढ़ने की जगह आने वाली इस कमी को हम वर्षा की विलोमता कह देते हैं, और ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य विशेषता होती है। एक होता है कि एक औसतन पर्वतीय क्षेत्र मान लो इस तरीके का, जहां पर आप देखोगे कि ऊपर तक ईजिली वर्षा बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन एक ऐसे पर्वत के क्षेत्र होते हैं जैसे उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, जैसे हिमालय वगैरह हो गया, तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ कुछ मात्रा में तो वर्षा होती है, लेकिन फिर वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है, और इसीलिए ये ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता के रूप में जाना जाता है। और अगर हम देखें पर्वतों के स्थलमुखी ढाल पर जो स्थल की ओर होता है, वहाँ पे वायु के अवरोहण से एडियाबेटिक ऊष्मन होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, जो कि वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। और स्थलमुखी ढाल को हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी कह देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि पर्वत से जो स्थलमुखी ढाल है, जहाँ पे वायु का अवरोहण हो रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे एडियाबेटिक ऊष्मन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वायु ऊपर जा रही थी क्षोभ मंडल में, तब तो हो रहा था एडियाबेटिक शीतलन, यानी वायु ठंडी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो वायु नीचे उतर रही है, अवरोहण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेम्परेचर के मान में वृद्धि हो रही है, किसके, वायु के। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम होती जा रही है तो वर्षा की मात्रा में भी बहुत सारी कमी आने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपकी होंगी, इसी को पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। अब एक तीसरी वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, वाताग्रीय वर्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको समझाते हुए चलना चाहूँगा कि अगर अभी तक जितनी भी मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस कराई हैं या इकोनॉमिक्स की कराई हैं, अभी इकोनॉमिक्स को भी मैं शुरू करूँगा, और जितनी भी हिस्ट्री की क्लास में करा रहा हूँ, आप अगर इन्हें ढंग से करते हुए चलोगे ना, तो इनके आधार पर जो मैं मेंस के नोट्स तैयार कर रहा हूँ, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी,
इन सभी में जब मेंस की आंसर राइटिंग में डायरेक्टली कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जहां पे आपको सीधे सीधे लिखा होगा कि वाताग्री वर्षा के माध्यम से इस तरीके की वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षाओं में सामान्यतः वृष्टि छाया क्षेत्र डेवलप होता है, संवहनी वर्षा सामान्यतः विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ये पूरी डिस्कस नहीं किया होगा कि संवहनी वर्षा क्या होती है, वहाँ सीधे लिख दिया जाएगा संवहनी वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र की एक मुख्य विशेषता है। वर्षा की विलोमता ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की एक मुख्य विशेषता के रूप में। तो ऐसे जब शब्द आएंगे ना तो वहाँ पे आपको पूरा डिस्कस नहीं किया जाएगा मेंस की आंसर राइटिंग में, मेंस के नोट्स में। उसके लिए आपको ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय क्लासेस करा रहा हूँ, ये समझना जरूरी है जिससे आप इसे ईजिली तरीके से समझ पाओ। चलो वाताग्र की बात कर लेते हैं। सिंपल इस शब्दों का अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वाताग्र का मतलब होता है कि जहां पे वायु का अभिसरण होता है, दो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली वायु जब आपस में टकराती है तो इसे हम कहते हैं वाताग्र का निर्माण करना। और एक और खासियत होनी चाहिए कि दोनों वायु का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। किसी वायु का टेम्परेचर अधिक हो सकता है, किसी वायु का टेम्परेचर कम हो सकता है, अर्थात दोनों अलग अलग टेम्परेचर वाली वायु होनी चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं शीत वायु और ग्रीष्म वायु, यानी कि ठंडी वायु और गर्म वायु। इन दोनों के अभिसरण यानी मिलन बिंदु को वाताग्र कहते हैं, और इन मिलन बिंदुओं पर होने वाली वर्षा को हम वाताग्री वर्षा कहते हैं। सिंपल बात है। वाताग्र को इंग्लिश में फ्रंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, सामान्यतः आपने देखा होगा दोस्तों कि 0 डिग्री 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री से चलने वाली जो पछुआ पवन होती है, जो कैसी पवन होती है, गर्म होती है। इसका टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म, क्योंकि 0 डिग्री के नज़दीक होती है। लेकिन वहीं पे ध्रुवों से आने वाली जो पवन होती है, इनका टेम्परेचर कैसा होता है, सामान्यतः ध्रुवों से आने की वजह से इनका टेम्परेचर कम होता है। दो अलग अलग टेम्परेचर वाली राशियां और दो अलग अलग डायरेक्शन वाली राशियों के मिलन बिंदु को हम फ्रंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि उष्ण वाताग्र किसे कहते हैं और शीत वाताग्र किसे कहते हैं। सिंपल बात है कि मान लेते हैं कि एक जोन मैंने बना दिया और इस जोन में ये कह दिया कि जब ये ठंडी वायु का जो क्षेत्र है, ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी अगर गर्म वायु, जैसे मान लो कि 30 डिग्री वाली वायु जो है कि सामान्यतः 70 डिग्री 80 डिग्री तक जा रही है, 65 डिग्री तक जा रही है, अर्थात शीत ऋतु वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है गर्म वायु, और ये हल्की होती है, इसलिए ये प्रवेश करने के बाद क्या करेगी, ऊपर के वायुमंडल में उड़ जाएगी, क्षोभ मंडल में चली जाएगी। और जब वायु की जो डायरेक्शन है, अगर वो गर्म वायु की डायरेक्शन है तो उसे हम उष्ण वाताग्र कहते हैं, ठीक। और अगर यही काम मान लेते हैं कि ठंडी वायु ज़्यादा हैवी होती है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है, ये गर्म क्षेत्रों में प्रवेश कर जाए, 40 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री के क्षेत्रों में गर्म वायु के क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तो इसको हम लोग शीत वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग शीत वाताग्र कहते हैं। और ये वायु सामान्यतः भारी होती ठंडी होने के कारण। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई कि वाताग्र का निर्माण कहाँ पे होगा, जहाँ पर भी दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं, साथ ही साथ दो अलग अलग तापमान वाली राशियाँ जब मिलती हैं, अभिसरण करती हैं, तो उसे हम वाताग्र कहते हैं। और ये विशेषताएं सामान्यतः आपको 60 डिग्री 65 डिग्री 70 डिग्री पर देखने को मिलता है, जहाँ पर ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनें और 30 डिग्री से चलने वाली पछुआ पवन जो कि एक गर्म पवन होती है, इनके अभिसरण से वाताग्र का निर्माण होता है। अब ये वाताग्र दोस्तों स्थल पर भी हो सकता है, जल यानी समुद्र पर भी हो सकता है। जहाँ कहीं भी ये वाताग्र बनेगा वहाँ पे आपकी वाताग्री वर्षा हो जाएगी, अर्थात जहाँ भी हवाओं का मिलन होगा वहीं पे ये वाताग्री वर्षा हो सकती है। समझ में आ गई ये बात। आगे चले हम लोग। तो अब मैं डायरेक्टली डिस्कस करूँगा सीधे पैटर्न को। क्या मैंने बताया कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। अब मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हम सामान्यतः मान के चलते हैं 60 डिग्री का क्षेत्र, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो। अब इससे 50 मान लो, 55 मान लो, 65 मान लो, 70 मान लो, इसी के बीच में तो है, ठीक है, इसी के बीच में होगा। यहाँ पे जब पछुआ पवन जो कि गर्म पवन होती है, दूसरी ध्रुवीय पवन जो कि एक ठंडी पवन होती है, इनके अभिसरण यानी मिलन होने से निर्मित वाताग्र पर जब गर्म वायु के आरोहण होते हैं, क्योंकि देखो ठंडी वायु टकराए या गर्म वायु आके टकराए, ऊपर हमेशा गर्म वायु को ही जाना है क्षोभ मंडल में, क्योंकि यह एक हल्की वायु होती है और हल्की वायु होने के कारण ये ऊपर के वायुमंडल में बहुत तेजी से भागती है, मतलब धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। और ऐसे में इसका एडियाबेटिक जब शीतलन होगा, यानी इस वायु के टेम्परेचर में कमी आएगी ऊपर जाने पे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मान में वृद्धि होगी, तो वायु संतृप्त होगी और तब संघनन होने से वाताग्री वर्षा होगी। वाताग्री वर्षा क्यों हो रही है, क्योंकि ये वाताग्र का निर्माण कर रहे हैं,
ठीक। तो ये हमेशा याद रखो दोस्तों, ये जो दो लाइन मैंने है ना बताई है, ये आपको ह्यूमिडिटी में भी काम आ रही है, संवहनी वर्षा में भी काम आ रही है, पर्वतीय वर्षाओं में भी काम आ रही है और वाताग्रीय वर्षा में। क्योंकि ये जो दो लाइनें हैं ये वर्षा कराने के लिए जो स्थिति चाहिए होती है, दशाएं चाहिए होती हैं, आवश्यक परिस्थितियां चाहिए होती हैं, ये यहाँ पर निर्मित करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जब पछुआ पवन जो कि एक गर्म वायु है, ये जब शीत क्षेत्रक में प्रवेश कर रही है, शीत क्षेत्रक का मतलब हो गया मान लो 70 डिग्री सेल्सियस की तरफ, मतलब 70 डिग्री नॉर्थ या साउथ की ओर प्रवेश कर रही हो, 60 डिग्री की ओर जा रही हो, 68 डिग्री की ओर जा रही हो, 58 डिग्री की ओर जा रही हो, अर्थात शीत क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो सामान्यतः क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होने से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मान बढ़ेगा। भाई टेम्परेचर अधिक होने से इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये पछुआ पवन है। और ये गर्म वायु जो कि हल्की होती है, ठंडी वायु को विस्थापित कर देती है। जो शीत क्षेत्र में हवाएं होती हैं उनको ये विस्थापित कर देती है और सतह से ऊपर की ओर जाने लगती है, और वायु का आरोहण बहुत धीरे धीरे मंद गति से होता है और विस्तृत क्षेत्र में होता है। विस्तृत क्षेत्र में होने की वजह से उष्ण वाताग्र पे मंद गति से अधिक समय तक वाताग्रीय वर्षा होती है। समझ में आ गया? उष्ण वाताग्र पे मंद गति से अधिक समय तक वाताग्रीय वर्षा होती है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और समझो, हमेशा जो वायु धीरे धीरे ऊपर जाती है वो लंबे समय तक वर्षा कराती है, और जो वायु बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है वो बहुत कम समय के लिए वर्षा करती है। अब इसी तरीके से अगर आप आगे देखोगे कि जब हम बात करेंगे ध्रुवीय पूर्वी पवनों की, जो कि एक ठंडी पवन है, और ये जब उष्ण क्षेत्रक में प्रवेश करती है, लगभग 50 डिग्री 45 डिग्री की ओर प्रवेश करती है, तो सामान्यतः ये भारी वायु होती है जो कि सतह की ओर जाती है, और जो गर्म वायु होती है उसको क्या करती है, ऊपर की ओर विस्थापित कर देती है कोल्ड विंड के द्वारा। क्योंकि हमेशा ऊपर जाने वाली जो पवन होगी वो हमेशा गर्म वायु होगी, हल्की वायु होगी, जबकि सतह की ओर कौन सी वायु रहेगी, जो भारी वायु होती है, ठीक है, वो सतह की ओर रहेगी। तो आरोहण हमेशा तीव्र गति से सीमित क्षेत्र में होता है, क्योंकि बहुत तेजी से ठंडी वायु क्या करती है, धक्का मार देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शीत वाताग्र पे हमेशा सीमित क्षेत्र में विद्युत गर्जन के साथ कम समय और तीव्र गति से वाताग्रीय वर्षा होती है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि तीव्र गति से क्यों हो रही है, क्योंकि ठंडी वायु ने बहुत तेज़ी से गर्म वायु को धक्का मारा कि भाई तू जल्दी से ऊपर जा, और जब कोई हवा बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है तो भाई जल्दी से जल्दी वर्षा करा लेगी, नमी जितनी होगी वो जल्दी से जल्दी नमी गिरा के फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर वही गर्म वायु धीरे 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 करके ऊपर जाती अपने नेचुरल तरीके से, तो सामान्यतः वहाँ पे वर्षा अधिक देर तक होती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अधिकांश समय मंद गति से पछुआ पवन के द्वारा वाताग्रीय वर्षा होती है अधिक क्षेत्रों में, जिसकी सामान्यतः दिशा कैसे होती है, पश्चिम से पूरब की ओर। आप ये देखो पछुआ पवन की डायरेक्शन किधर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, और महाद्वीप के पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर बढ़ने पर वाताग्रीय वर्षा में कमी भी आती है। भाई अगर आप इस तरीके से मान लो भारत का ये स्थल खंड है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हवाओं में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ऐसे में वाताग्रीय वर्षा में कमी आएगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल साउथ की विशेषता है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों की विशेषता है। उपध्रुवीय क्षेत्र होता है ये, जो कि पछुआ और ध्रुवीय पूर्वी पवनों के अभिसरण से यहाँ पे वाताग्र निर्मित होता है 60 डिग्री पे, जहाँ पे गर्म वायु का आरोहण होता है और वाताग्रीय वर्षा होती है। 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसमें ठंडी वायु का अवरोहण होता है, जो कि वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं। तो ये आप देख पाओगे कि कहीं भी वर्ष भर वर्षा का वितरण एक समान नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ये आपने देखा, अगर आपसे पूछेगा 0 डिग्री पे वर्षा तो संवहनी वर्षा, 30 डिग्री पे वर्षा वाताग्री मतलब वायु है उसका अवरोहण हो रहा है इसलिए वर्षा नहीं हो पा रही। 60 डिग्री पे वर्षा तो 90 डिग्री और 30 डिग्री से आने वाली हवाओं के वाताग्र से वर्षा होती है। 90 डिग्री पे वर्षा बिल्कुल कम होती है या तो होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रकार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा साइक्लोन को पढ़ेंगे क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसकी PDF को बाई करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।